सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर को। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव जो होता है आपके 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं और टोटल 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इस तरह से टोटल आपके 20 मार्क्स हो गए। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव करते हैं तो आपको 20 मार्क्स तो इधर से मिल जाएंगे। ये सिंपल है कि 20 मार्क्स अप्रोक्स मिल ही जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसमें सही से टिक कर देते हैं तो आपका कोई भी एक मार्क्स नहीं कटता है। बट जो थ्योरी पार्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स कट जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 20 मार्क्स का है। तो चलिए हमको इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम को समझेंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को समझ रहे हैं। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। और फिर ये इस तरह हो जाता है। अब ये जो आपका नीचे वाला एक्सिस है और ये ऊपर वाला एक्सिस है, इसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, स्ट्रेस, जिसको आप सिग्मा से डिनोट करते हैं। और ये आपका स्ट्रेन होता है, जिसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। अब क्यों नीचे स्ट्रेन आया और क्यों ऊपर ये स्ट्रेस है, इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का। तो वहां से आप जाके उसको डिटेल में समझ सकते हैं। अब इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, जैसे हम लोग इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे दिए ए, इस पॉइंट को नाम दे दिए बी। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको सी नाम दे दिए, इसको डी नाम दे दिए, और इसको हम डी डैश बोलते हैं। ये मेरा क्या पॉइंट होता है, ई पॉइंट, और ये मेरा कौन सा पॉइंट होता है, एफ पॉइंट। तो सारे पॉइंट का कुछ ना कुछ नेमिंग होता है। तो जो ओ से ए रीजन है, ओ ए रीजन, यहाँ पे देखिए ओ ए रीजन जो है, ये ओ से ए रीजन है, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब यहाँ से ओ से बी जो पोर्शन होता है, ओ से बी, तो ओ से बी जो पोर्शन होता है ये आपका इलास्टिक लिमिट वाला पोर्शन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए ए से बी जो रीजन है, ये ए से बी जो रीजन है यहाँ तक का, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ए से बी रीजन आपका ये वाला है। तो ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्ट्रेन के, इस वाले रीजन में। लेकिन जैसे ही आपका बी पॉइंट पहुंचेगा तो ये इलास्टिक लिमिट होता है। इलास्टिक लिमिट कहने का मतलब ये है कि अगर उस मटेरियल में हम लोड लगा रहे हैं तो लोड लगाने की वजह से उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन जैसे ही हम लोड छोड़ देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मटेरियल जो है अपने पुनः शेप एंड साइज में चेंज हो जाएगा। मतलब मान लीजिए पहले 10 सेंटीमीटर था और आपने फोर्स लगा के उसको 11 सेंटीमीटर का बना दिया, तो जैसे ही आप उस पर फोर्स हटाएंगे तो फिर वो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये किस रीजन में होता है, ओ से बी रीजन में, जिसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सी पॉइंट। तो ये जो सी पॉइंट होता है इसको हम लोग अपर इल्ड पॉइंट बोलते हैं। अपर अपर इल्ड पॉइंट, अपर इल्ड। तो अपर इल्ड पॉइंट होता है, और ये जो डी वाला पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर इल्ड, लोअर। तो अपर इल्ड और लोअर इल्ड में क्या होता है कि जब ये अपर इल्ड जहां पे आता है, इसके बाद मटेरियल में क्या हो जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन यानी कि जो अपर इल्ड पॉइंट है इसके बाद आपका मटेरियल क्या हो जाता है, परमानेंटली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है।
अब अगर हम डी डैश भी वही पॉइंट है लोअर यील्ड पॉइंट का, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, और ये ई पॉइंट जो होता है ये अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस, यानी कि इससे ज्यादा अब इस मटेरियल में लोड या स्ट्रेस नहीं लगाया जा सकता है। और इफ लास्ट पॉइंट जो है अब ज्यादा आप लोड लगा देंगे तो मटेरियल क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर या टूट जाएगा। तो ये होता है आपका फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये मैक्सिमम पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट होता है जहां पे मटेरियल आपका टूट जाता है। तो ये आपका क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डैश 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 इज द पॉइंट वेयर मटेरियल एग्जिबिट इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर, देखिए इलास्टिक बिहेवियर बोला है, तो इलास्टिक बिहेवियर किस रीजन में आपका, इलास्टिक पॉइंट तक है, इलास्टिक पॉइंट तक। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में यहाँ पे क्या भरेंगे, इलास्टिक पॉइंट, ठीक है। और वेयर एज डैश डैश इज द पॉइंट वेयर द मटेरियल ट्रांजिशन फ्रॉम इलास्टिक टू प्लास्टिक बिहेवियर। तो इलास्टिक से जब प्लास्टिक बिहेवियर होने वाला होता है तो वो आपका क्या हो जाता है, इल्ड पॉइंट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, इल्ड पॉइंट। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, आपका इल्ड पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, इल्ड पॉइंट होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट में इलास्टिक और सेकंड में इल्ड पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे इल्ड पॉइंट पे ही, ये जो आपका इल्ड पॉइंट था, इसी पॉइंट से मटेरियल में क्या हो रहा था, इलास्टिक से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना शुरू हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्सेस विद देयर इफेक्ट। तो सबसे पहला फोर्स है टेंशन फोर्स। तो देखिए जब भी हम लोग टेंशन फोर्स लगाएंगे ना, तो मान के चलिए आपके पास ये बॉडी है, तो इसमें जब भी टेंशन फोर्स लगेगा तो मटेरियल को खींच के बढ़ा देगा। मतलब इस कंडीशन में क्या आएगा, आपका इलोंगेशन आएगा। क्या करेगा, इलोंगेशन। यहाँ पे क्या आएगा, इलोंगेशन आएगा, मतलब मटेरियल मेरा बढ़ जाएगा अलोंग द लेंथ। तो टेंसाइल फोर्स क्या होगा, कॉज मटेरियल टू इलोंगेट, बिल्कुल फर्स्ट का, ये फर्स्ट ही सही है। शियर फोर्स, तो शियर फोर्स जब भी लगता है, जीरो से हीरो बने अपने सेमेस्टर एग्जाम में टॉपर बन के। और टॉपर बनना है तो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करना होगा। जिनको भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में अपने सेमेस्टर परीक्षा का तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से करना है, वीवीआई क्वेश्चंस के साथ, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। इस एप्लीकेशन पर वही क्वेश्चंस दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में ही आप सभी को क्वेश्चंस मिलेगा, और इस एप्लीकेशन पर आपके हर एक ब्रांच का क्लास मिल जाएगा। तो आप लोग अभी डाउनलोड करें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन, जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। कोर्स का जो फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी कम है। यहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ में आपको कोर्स में इनरोल होना है। कोर्स में इनरोल होने के बाद यहाँ पर आप सभी को मिलेगा सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्लास मिलेगा। तो आप लोग देरी नहीं करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने ब्रांच में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाए, टॉपर बने, तो आप लोग कोर्स में इनरोल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चंस दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मटेरियल के जो भी बॉडी है उसके पैरेलल लगता है और उसको एक लेयर को समझ के चलिए को खिसका देता है या तोड़ देता है एक लेयर को ही। तो ये क्या होता है, शियर फोर्स कॉज मटेरियल टू स्लाइड पैरेलल लेयर्स। तो मान के चलिए कोई मटेरियल है और इस पे आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने की वजह से मटेरियल क्या हो जाएगा, एक लेयर, मतलब ये वाला लेयर और ये वाला लेयर आपस में क्या हो जाएंगे, खिसक जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल लेयर में ये आपस में खिसक जाएंगे। कॉज मटेरियल टू शॉर्टन, तो ये शॉर्टन आपका एक तरह से कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा वहां पे। ये किसके लिए, कंप्रेसिव फोर्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका वन टेंसाइल फोर्स को इससे मिला देना है और आपको शियर फोर्स को कॉज मटेरियल टू स्लाइड पैरेलल लेयर्स में मिला मैच कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ बीम एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम के बारे में आपने समझा होगा, ये क्या है आपका कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम क्या होता है,
तो कैंटिलीवर बीम में एक एंड आपका फिक्स होता है और दूसरा एंड आपका फ्री होता है, तो ये कैंटिलीवर बीम होता है। ये एक एंड आपका क्या है, फिक्स्ड है, ये आपका क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा, और ये एंड आपका क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो एक आपका फिक्स, दूसरा फ्री, तो कैंटिलीवर बीम क्या है, कैंटिलीवर बीम फिक्स एट वन एंड एंड फ्री एट अदर, तो ये करेक्ट आंसर आपका बी वाले से मैच करेगा। नेक्स्ट है फिक्स्ड बीम, तो दूसरा यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड बीम। तो फिक्स्ड बीम क्या होता है, फिक्स्ड बीम कुछ इस तरह का होता है जिसका दोनों एंड फिक्स होता है, दोनों एंड क्या हो, फिक्स हो, बोथ एंड जिस बीम का फिक्स हो उसे हम लोग फिक्स बीम बोलते हैं। तो फिक्स बीम में क्या हो जाएगा, बोथ एंड फिक्स, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये सी वाला हो जाएगा। और यहाँ पे बोला है सपोर्ट एट बोथ एंड विथ नो ओवरहैंग, तो ओवरहैंग नहीं हो, तो इस तरह के जो बीम होते हैं इसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम किस तरह का होता है आपका, कुछ इस तरह का होता है। ये आपका कौन सा बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो आपको दो ही ये पूछा हुआ था, तो दो का ये करेक्ट हो गया। तीसरा जो नहीं पूछा, तीसरा जो था उसके बारे में अपना बता दिया है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। और अगर ओवरहैंग हो जाता है, जैसे मान के चलिए कोई बीम है, लोड इस तरह से लगा, तो इसको ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं, क्योंकि देखिए इस सपोर्ट से थोड़ा दूरी पे जो है आपका बीम जो है लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डी नंबर क्वेश्चन, फॉर अ कंपोजिट बार मेड ऑफ टू मटेरियल विथ डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो उसका क्या है, टू मटेरियल विथ डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन, डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन है। तो मान लीजिए एक का अल्फा 1 है और एक का अल्फा 2 है, मतलब दो मटेरियल है आपके पास, एक मटेरियल M1 है और दूसरा मटेरियल आपका क्या है, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, एक मटेरियल मान लेते हैं ए है और दूसरा मटेरियल आपका बी है। बोला है कि डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मान लेते हैं इसका अल्फा 1 है और इसका मान लेते हैं अल्फा 2 है। when subjected to temperature increase, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, द मटेरियल विथ द हायर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब मान लीजिए जिस मटेरियल का थर्मल एक्सपेंशन हाई है, तो मान के चलते हैं कि इस सेकेंड वाले का थर्मल एक्सपेंशन जो है हाई है एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले के थर्मल एक्सपेंशन का, तो ये वाला हाई है, ठीक है। विल एक्सपेंड मोर देन द अदर मटेरियल, तो क्या ये जो फर्स्ट वाला मटेरियल उससे ज्यादा एक्सपेंड करेगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है एक्सपेंशन का। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर इसमें चेंज इन लेंथ निकालना होता है, तो चेंज इन लेंथ का क्या फॉर्मूला हो जाता है, अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज तो दोनों में सेम है, टेम्परेचर चेंज दोनों में क्या बोला है, टेम्परेचर व्हेन सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर इंक्रीज, दोनों में टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर दोनों में वैरी कर रहा है, देखिए एक अल्फा जो है, तो जिसका अल्फा यानी जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा वो मटेरियल ज्यादा एक्सपेंड करेगा, वो मटेरियल क्या करेगा, ज्यादा एक्सपेंड करेगा, मतलब कि जिसका अल्फा का वैल्यू ज्यादा है वो मटेरियल का जो लेंथ होगा वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट बोला गया है काफी ट्रू है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे कभी कभी स्ट्रेस निकालने को भी पूछ देता है, तो जब आपको स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस अगर आपको निकालने को पूछ दे तो उसका ही फॉर्मूला ध्यान रखना है कि सॉरी यहाँ पे एक एल भी आ जाता है, ये टर्म जो है यहाँ पे एल वाला टर्म भी आ जाता है, लेंथ यहाँ पे आके गुणा हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। ये सिंपली जो फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला भी हम लोग लिखे हैं, ये होता है स्ट्रेन का फॉर्मूला अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो स्ट्रेन एक तरह से आपका क्या एक्सपेंशन ही है, ये स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, लेकिन स्ट्रेन को ही डेल एल बाई एल लिख दिए हैं, अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू ये वाला टर्म जो है यहाँ पे अल्फा इंटू डेल्टा टी, इसी को हम लोग डेल एल बाई एल लिख देते हैं और अल्फा इंटू डेल्टा टी, तो उसी को हम देखिए डेल एल को यहाँ पे लिख दिए हैं और लेंथ आपका यहाँ पे चला गया, तो इसमें प्राइम फैक्टर क्या है आपका अल्फा है, क्योंकि लेंथ दोनों को मान के चलिए सेम माना गया होगा। और इसमें एक थर्मल स्ट्रेस का भी फॉर्मूला होता है, तो थर्मल स्ट्रेस जब भी आप निकालेंगे तो अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू यहाँ पे ई लगा देंगे उस मटेरियल का
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है। तो ये आपका थर्मल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है बेंडिंग इक्वेशन है, तो बेंडिंग इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है? बेंडिंग इक्वेशन जो है आपका वो दिया है m/i इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू E/r। तो ये आपका क्या है? बेंडिंग इक्वेशन है। इसको हम लोग बेंडिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेंडिंग इक्वेशन। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको फ्लेक्सुरल इक्वेशन भी बोलते हैं। इसको फ्लेक्सुरल इक्वेशन भी बोलते हैं, फ्लेक्सुरल इक्वेशन। तो ये भी ध्यान रखना है, इसका एक और नाम होता है फ्लेक्सुरल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो टर्म है, सब टर्म को भी हम बता देते हैं। ये जो आपका m है, ये क्या है? आपका बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट होता है। I जो है आपका, ये क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। सिग्मा जो है आपका, सिग्मा क्या होता है? सिग्मा आपका नॉर्मल स्ट्रेस होता है, या बेंडिंग स्ट्रेस इसको बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस। अगला है y, तो y क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप फाइबर, टॉप फाइबर। तो टॉप फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग y बोलते हैं। E आपका क्या होता है? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। और आपका R जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका सारे टर्म हो गए। अब इस कंडीशन में हमसे पूछा क्या है कि I रिप्रेजेंट, तो I किसको रिप्रेजेंट करता है? तो I रिप्रेजेंट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहला है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। एंड R आपका क्या है? R जो है आपका, R होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R यहाँ पे क्या देखिए? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट में ये वाला, फर्स्ट में ये, और सेकंड में आपका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका डिफ्लेक्शन और स्लोप से क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L is loaded with a point load P at the center, the maximum deflection occurs at the center will be। तो ये जितने भी जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, ये सारे फॉर्मूले मैक्यूले थ्योरम से निकाला जाता है। तो बट अभी हम लोग को सिर्फ फॉर्मूला ही पता होना चाहिए सेमेस्टर के एग्जाम में। तो उसको हम बता देते हैं, इसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों का फॉर्मूला बता देते हैं। तो बीम कैसा है आपका? सिंपली सपोर्टेड बीम है। कौन सा बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। और सिंपली सपोर्टेड बीम में जो पॉइंट लोड लग रहा है वो कहाँ पे है? विथ पॉइंट लोड P एट सेंटर। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम इस तरह का हो गया आपका। और इसका लेंथ कितना दे रखा है? लेंथ L है। तो लेंथ है यहाँ पे आपका कितना है? L है। और सेंटर पे ही पॉइंट लोड लग रहा है ये P का, मतलब अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ भी L/2 का लेंथ है, और यहाँ से यहाँ का देखा जाए तो यहाँ भी L/2 का लेंथ है। तो यहाँ पे दो टर्म ध्यान रखना है। पहला टर्म जो होता है आपका, फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला जो होता है, इसको m और या तो y भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे PL²/16EI हो जाता है, PL²/16EI। और दूसरा आपका डिफ्लेक्शन जो होता है, ये y नहीं लिखते हैं इसको, स्लोप को स्लोप को क्या लिखते हैं? dy/dx। और डिफ्लेक्शन जो है आपका, डिफ्लेक्शन जिसको हम लोग y बोलते हैं, या डिफ्लेक्शन को हम लोग एक तरह से क्या बोलते हैं यहाँ पे? डेल्टा मैक्स भी बोलते हैं, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इसका फॉर्मूला हो जाता है PL³/48
ई आई। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये जो टर्म्स है ये एकदम ध्यान में होने चाहिए। तो अब यहाँ पे से क्या पूछा है आपका इन सिंपली सपोर्टेड बीम विथ एल, तो यहाँ पे क्या पूछा है आपके मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा है। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है पी एल क्यू बाई 48 ई आई। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा पी एल क्यू बाई 48 ई आई। ये वाला जो ऑप्शन है ये पी एल क्यू बाई 48 ई आई, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फॉर अ गिवन शाफ्ट अंडर प्योर टॉर्सन, जब प्योर टॉर्सन हो रहा होगा द शियर स्ट्रेस डेवलप एट आउटर सरफेस ऑफ शाफ्ट। तो मान के चलिए जो ये जो शाफ्ट है आपका, कुछ शाफ्ट कुछ ऐसा है, प्योर टॉर्सन के केस में क्या होता है बेंडिंग नहीं होता है, ट्विस्टिंग होता है उस कंडीशन में। तो ये जो शाफ्ट है, ये जो शाफ्ट का एक्सिस होता है, ये जो शाफ्ट का एक्सिस होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस पे जो आपका शियर स्ट्रेस होता है टाउ, यहाँ पे क्या होता है 0 होता है। न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस क्या होता है 0 होता है। और अगर हम आउटर सरफेस की ओर बढ़े तो ये आपका आउटर सरफेस है और ये आपका आउटर सरफेस है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या होता है यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ पे भी शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस पे देखे तो वहां पे जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका, वो जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो जाएगा और आउटर सरफेस पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो पूछा कहाँ पे है आउटर सरफेस पे, तो आउटर सरफेस पे हमेशा शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है यहाँ पे पिच, दूसरा है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पे ऑप्शन है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, और दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉइल, और तीसरा है मैक्सिमम लोड अ स्प्रिंग कैन हैंडल विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो इन सबको समझते हैं। सबसे पहले देखिए पिच है, तो अगर स्प्रिंग की बात करें तो अगर आपने स्प्रिंग कोई देखा होगा तो स्प्रिंग कुछ इस तरह के होते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच का, यहाँ पे देखेंगे जरा ध्यान से, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का हम लोग इसको बोलते हैं मीन डाया, जिसको कैपिटल डी से दिखाया जाता है। और ये जो वायर का जितना डायामीटर होता है, ये वायर का जितना मोटाई होता है इसको बोलते हैं डी, जिसको हम लोग क्वाइल डाया बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलते हैं वायर डाया बोलते हैं। और ये जो दो आपके पास मान के चलिए ये जो दो बन रहे हैं लेयर, दो स्प्रिंग का जो कॉइल बन रहा है इसके बीच का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो उसको हम लोग पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं पिच बोलते हैं। तो पिच क्या होता है आपका, पिच होता है पिच डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉइल, मतलब दो लगातार कॉइल के बीच का डिस्टेंस हम देखें तो वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है पिच। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। तो देखिए स्टिफनेस जो होता है, स्टिफनेस क्या करता है, स्टिफनेस एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल का जो रेसिस्ट करता है अपने आप को बेंडिंग होने से। और इसका एक फॉर्मूला होता है स्टिफनेस का W बाई डेल। स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या होता है W बाई डेल। तो इसको हम लोड और बाई डिफ्लेक्शन, लोड बाई डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, या लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन भी इसको बोलते हैं। तो स्टिफनेस का क्या हो जाएगा लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक टर्म है देखिए, ये जो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, मैक्सिमम लोड अ स्प्रिंग कैन हैंडल विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो परमानेंट डिफॉर्म होने से पहले कोई स्प्रिंग कितना लोड जो है सह सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक तरह से उसको हम लोग बोल सकते हैं इलास्टिक लिमिट लोड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट लोड बोलते हैं, या इलास्टिक लोड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इलास्टिक लिमिट लोड बोलते हैं, क्योंकि इलास्टिक के बाद ही परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। तो इसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं
इलास्टिक लिमिट लोड, इलास्टिक लिमिट लोड। आई होप आपको ये क्वेश्चन में क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ऑब्जर्व एनर्जी। देखिए, जब भी ये कोई मटेरियल एनर्जी ऑब्जर्व करता है तो वो जो एनर्जी होता है एक तरह का स्ट्रेन एनर्जी होता है। वो क्या होता है? एक तरह से स्ट्रेन एनर्जी होता है। अब स्ट्रेन एनर्जी कई तरीके के होते हैं। एक आपका पहला एक टर्म होता है जिसको रेजिलियंस बोलते हैं। एक क्या बोलते हैं? आपको रेजिलियंस बोलते हैं। एक आपका क्या होता है जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं। तो ये दो तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसी को पहले समझ लेते हैं। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं, तो इस दोनों को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऑब्जर्व एनर्जी, तो वहां पे क्या है? स्ट्रेन एनर्जी। या तो वो रेजिलियंस हो सकता है या आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो सकता है। वेयर इलास्टिकली डिफॉर्मेशन एंड टू रिटर्न इट व्हेन ऑन लोड, मतलब कि अगर मान लीजिए उस पर लोड लगाए हुए है तो उस कंडीशन में आपका एक एनर्जी जनरेट हुआ, लेकिन जैसे आप लोड छोड़े तो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप और साइज में चला गया। तो जब उस पॉइंट तक, मतलब इलास्टिक पॉइंट एक तरह से बोला जा रहा है यहाँ पे, तो इलास्टिक पॉइंट तक जो एनर्जी आपका किसी मटेरियल में स्टोर होता है उसको हम लोग रेजिलियंस बोलते हैं। तो रेजिलियंस क्या होता है? एक तरह का स्ट्रेन एनर्जी ही होता है। ये कब कहाँ तक का होता है? अप टू इलास्टिक पॉइंट। लेकिन ये क्या होता है आपका? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एक तरह से ध्यान रख लीजिए कि ये सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है तो इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? ये सिग्मा स्क्वायर बाई 2E ही सिर्फ हो जाता है, क्योंकि पर यूनिट ये वॉल्यूम होता है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है। तो इसका फॉर्मूला आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो जस्ट ये फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा। तो पूछा है व्हेन रिटर्न ऑन लोड, तो ये जब रिटर्न आ ही जा रहा है तो क्या हो जाएगा? आपका रेजिलियंस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन में क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट और इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है फॉर थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल। तो यहाँ पे देखिए दो तरह का होता है। एक आपका थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल है। तो प्रेशर वेसल का क्या मतलब है? स्फेरिकल है तो कुछ इस तरह का होगा, इसका डायमीटर कुछ मान लेते हैं d होगा, और इसका थिकनेस जो है, थिकनेस मान लेते हैं t होगा, इसमें प्रेशर p लग रहा होगा। तो यहाँ पे जो हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस जो होता है हुप स्ट्रेस जो होता है वो भी आपका PD बाई 4T होता है, और आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है वो भी आपका कितना होता है? PD बाई 4T होता है। तो यहाँ पे क्या बोला? द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो रेशियो अगर देखा जाए, रेशियो हुप स्ट्रेस मतलब सिग्मा एच बाई लॉन्गिट्यूडनल सिग्मा एल, तो देखिए दोनों बराबर है, मतलब तो दोनों वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो रखेंगे तो सिग्मा एच कितना है? PD बाई 4T, और नीचे भी कितना? PD बाई 4T। ये कट के कितना आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। तो इसका रेशियो क्या आएगा? 1। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाला है, ये तो आपका स्फेरिकल बेसर हो गया, लेकिन यहाँ पे कभी कभी थिन सिलेंडर करके पूछ देता है, तो उस कंसेप्ट को भी आपको समझ लेना है कि जब आपको थिन सिलेंडर बोल दे, क्या बोलते हैं यहाँ पे? थिन सिलेंडर बोल दे, तो अगर आपको क्या बात कर रहा हो? थिन सिलेंडर की बात कर रहा हो, थिन सिलेंडर। तो थिन सिलेंडर के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो हुप स्ट्रेस होता है ये होता है PD बाई 2T, और जो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल हुप स्ट्रेस को यहाँ पे सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाता है? PD बाई 4T। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हुप स्ट्रेस यहाँ पे होता है ये 2 टाइम्स होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के। तो काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक इसके लिए थिन सिलेंडर के लिए है, और ये क्या है? स्फेरिकल वेसल के लिए है। तो आई होप आपको ये जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ये क्लियरली समझ में आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।